हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है? हमारी किडनी के ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन है, जो अक्सर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से किडनी के टिश्यू पर अटैक करने लगता है, तब ये कंडीशन अराइज होती है। कौन सी? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अभी इस वीडियो से पहले मैंने वीडियो बनाया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो देखिए, उससे ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों लिंक है। क्योंकि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो दिक्कतें आ रही थी वही आगे जाके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज करती हैं। तो उसमें क्या हो रहा था? जैसे पहले तो हो रही थी +1 इंजरी। +1 इंजरी को अपन सेलेक्टिव इंजरी बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था? जैसे ये क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर ये वाला पार्ट तो है बोमन्स कैप्सूल, और ये है ग्लोमेरुलस। जैसे ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड लेके आती है, फिर आगे इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके जाती है। अब इसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यहाँ गैप प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन फेनेस्ट्रा। यहाँ से क्या होता है, अपना ब्लड फिल्टर होता है। कोई भी दिक्कत की वजह से ये फेनेस्ट्रा की साइज़ बढ़ जाए, या फिर ये है GBM, मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसका डिस्ट्रैक्शन हो जाए, तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन्स आने लग जाएंगे किस में? यूरिन के अंदर, और उससे क्या हो जाएगा? प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। तो ये कंडीशन किस में हो रही थी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। जैसे +1 इंजरी हो रही थी उसके अंदर, तो +1 इंजरी में क्या हो रहा था? +1 इंजरी के अंदर ये जो GBM अपनी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था? जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स है उनको तो फेनेस्ट्रा ने रोक लिया था, प्रोटीन्स को। लेकिन छोटे साइज़ के प्रोटीन जिसका नाम है एल्ब्यूमिन, उसको कौन रोकती थी? ये GBM रोकती थी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो उसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो अब रोक नहीं पाई, और वो एल्ब्यूमिन किस में आने लग गया? अपने ब्लड के अंदर आने लग गया। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही टाइप की प्रोटीन बाहर आ रही थी, तो इस कंडीशन को अपन ने नाम दिया था सिलेक्टिव सेलेक्टिव नाम दिया था इसको, सिलेक्टिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर उसके बाद में क्या हो रहा था? +2 इंजरी में क्या हो रहा था कि ये फेनेस्ट्रा की साइज़ कुछ हद तक इंक्रीज़ हो गई थी। उससे क्या हो रहा था? बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बाहर आने लग गए थे। तो उसको अपन ने नाम दिया था नॉन सिलेक्टिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर +3 इंजरी हुई उसके अंदर, +3 इंजरी हुई, जिसको क्या नाम दिया था अपन ने? नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम दिया था +3 इंजरी को। अगर +3 इंजरी थी तभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम दिया था। फिर +3 इंजरी में क्या हुआ था? +3 इंजरी के अंदर ये जो फेनेस्ट्रा है, इनकी साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स कहाँ आने लग गई थी? अपने यूरिन के अंदर आने लग गई थी। मतलब इसको नाम दिया था अपने मेसिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं क्या? नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब जैसे +1 को तो नाम दिया था माइल्ड, +2 को दिया था मॉडरेट, +3 को दिया था सीवियर। तो अब जैसे ये वाली कंडीशन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसको मैं मान सकता हूँ +4 इंजरी, +4 इंजरी, और इसको नाम दे सकता हूँ वेरी सीवियर। अब ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये दो टाइप से हो सकता है। एक तो एक्यूट, दूसरा क्रोनिक, या फिर प्रोग्रेसिवली एंड सडन। जैसे एक बीमारी होगी जिसमें जैसे सबसे पहले क्या हुआ? +1 इंजरी हुई, फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी और वो ज़्यादा एनलार्ज होगी, फिर +2 में बदल गई, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर +3 के अंदर बदल जाएगी, फिर +3 से प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होके +4 में, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर देगी। यानी एक तो ये डिजीज़ स्टेप वाइज स्टेप बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, मतलब प्रोग्रेसिवली डैमेज बढ़ गया, जैसे +1 +2 +3 एंड +4। तो उस डिजीज़ कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली डिजीज़ इंक्रीज करेगी, +1 फिर +2 में बदल गई, फिर +3 में, फिर +4 में, और फिर कौन सी डिजीज़ अकर कर देगी? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इसको क्या बोलेंगे? क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो इस टाइप से डिजीज़ होगी, जैसे स्टार्टिंग से होगी जो। फिर दूसरा किडनी पर क्या होगा कि अटैक इतना बड़ा हुआ कि डायरेक्ट +4 इंजरी हो गई, मतलब +1 +2 +3 ये हुए नहीं, और डायरेक्ट +4 हो गई कि किडनी पे अटैक की इतना बड़ा हुआ कि डायरेक्ट +4 इंजरी हो गई किडनी में।
अब जैसे एक बैक्टीरिया है या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल। ये बैक्टीरिया मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और थ्रोट की कोई भी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा बैक्टीरिया? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल। अब अगर ये बैक्टीरिया ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल अगर गलती से भी हमारी किडनी में चला जाए या रीनल सर्कुलेशन में चला जाए और नेफ्रॉन तक पहुंच जाए, तो वो बैक्टीरिया जब भी हमारी किडनी में अटैक करता है तो डायरेक्ट ही कौन से लेवल का अटैक करेगा या कौन से लेवल का डैमेज करेगा? अपनी किडनी में +4 लेवल का डैमेज कर देगा। कौन सा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ग्राम पॉजिटिव होता है। और इस टाइप के जो इस तरीके से जो भी इन्फ्लामेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अकॉर्डिंग टू अकरेंस समझ में आ गया हो क्या आप? फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेफ्रॉन इन्वॉल्वमेंट। अब इसके आधार पे कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर लोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर रीजनल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये अपनी दोनों किडनियाँ हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपनी एक किडनी का सिर्फ एक ही पार्ट इन्फ्लाम्ड हुआ है, तो इस टाइप के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को क्या कहा जाता है? फोकल, लोकल या फिर रीजनल। तो फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होगा? सिर्फ एक किडनी के कुछ पार्ट के अंदर ही सिर्फ इन्फ्लामेशन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? फोकल या फिर लोकल या फिर रीजनल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। फिर अगला आता है इसके अंदर डिफ्यूज़ में या फिर मेसिव या ग्लोबल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, जब बड़े लेवल का इन्फ्लामेशन हो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़ मेसिव या ग्लोबल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, इसके अंदर पूरी किडनी क्या होगी? इन्फ्लाम्ड होगी। तो डिफ्यूज़ या मेसिव में क्या होगा? पूरी किडनी इन्फ्लाम्ड होगी। फिर उसके बाद आता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन स्टार्टेड फ्रॉम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर सबसे पहले जीबीएम अफेक्ट हो, जीबीएम मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो नेगेटिव चार्ज होती है, जो क्या करती है? छोटे साइज के प्रोटीन को अपने ब्लड में आने से रोकती है, ये वाली स्ट्रक्चर। तो अगर सबसे पहले अपनी जीबीएम अफेक्ट होती हो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, तो इस जीबीएम पर अटैक करती हो, तो इसको कहा जाता है क्या? मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर इसके बाद में आता है क्या? प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मोस्ट डेंजरस एंड पुअर प्रोग्नोसिस। ये सबसे डेंजरस होता है और इसका पुअर प्रोग्नोसिस मतलब इसका रिकवरी भी बहुत मुश्किल से होती है। अब जैसे हमारे ब्लड में एक ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं, जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक ग्रोथ फैक्टर का जिसको ILG बोलते हैं, जिसका मतलब है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर जिस भी टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं उसका क्या करवा देते हैं? प्रोलिफिकेशन करवा देते हैं, प्रोलिफरेशन करवा देते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन की इस स्ट्रक्चर के इस पार्ट को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। अब इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी वॉल्स पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है इसकी वॉल्स के ऊपर। अब कई बार ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो कई बार ये जो ब्लड में ग्रोथ फैक्टर है, ये ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स बाहर आने लग जाते हैं। जैसे इसके अंदर क्या आ रहा था? ग्लोमेरुलस में अपने ब्लड आ रहा था, तो ये क्या करेंगे? कई बार ये ग्रोथ फैक्टर्स इस ब्लड से बाहर निकलने लग जाते हैं और अपने बोमन्स कैप्सूल में आने लग जाते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको इसका क्या नाम है? बोमन्स कैप्सूल। तो इस बोमन्स कैप्सूल में आने लग जाते हैं। और ये जो बोमन्स कैप्सूल में ग्रोथ फैक्टर जब इस बोमन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चर के अंदर प्रजेंट इस टिश्यू पे आने लग जाते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। इन टिश्यू की ग्रोथ कराने लग जाते हैं इनके कांटेक्ट में आने की वजह से, या फिर इनके अंदर क्या होने लग जाता है? प्रोलिफरेशन होने लग जाता है। और इन
इन प्रोलिफरेशन के अंदर धीरे धीरे ये पूरे बोमन्स, ये प्रोलिफरेशन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यानी ये टिश्यू की ग्रोथ होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरे बोमन्स कैप्सूल टिश्यू के साथ बढ़ जाता है, यानी पूरे बोमन्स कैप्सूल में क्या होगा, पूरा टिश्यू बढ़ जाएगा। अगर इस बोमन्स कैप्सूल टिश्यू से बढ़ जाए, अगर पूरा ये बोमन्स कैप्सूल है अगर इस टाइप से टिश्यू से बढ़ जाए, तो इस टाइप के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके सबसे कम चांस होते हैं कि ये ट्रीट हो जाए या ठीक हो जाए जल्दी से। फिर बात करते हैं इसके कोजेज़ की। तो कोजेज़ में सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारी किडनी को डैमेज करने लगते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ग्लोमेरुलस को कई बार एंटीजन समझ लेता है, हालांकि एंटीजन है नहीं, लेकिन एंटीजन समझ लेता है और उसको ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो पहला क्या हो गया, ऑटो इम्यूनिटी। दूसरा कोज क्या हो गया, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हुआ, डायरेक्ट +4 टाइप की इंजरी हो गई और नेफ्राइटिस की कंडीशन अराइज हो गई। फिर अगला कोज आता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस एंड सोर थ्रोट। अब इन सब को कोज करने के अंदर इसी बैक्टीरिया, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। तो अब प्रीवियस हिस्ट्री कैसे, जैसे आपको पहले कभी टोन्सिलाइटिस था, फेरेंजाइटिस था या सोर थ्रोट था। अब जैसे डॉक्टर दे देता है 5 दिन की दवाई, लेकिन आपको लगता है मेरे तो 2 दिन में ही आराम आ गया, 3 दिन की नहीं लेते, तो वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया ठीक से किल नहीं होता या मरता नहीं है। फिर आप अगर दवाई नहीं लोगे उस एंटीजन को मारने की, उस बैक्टीरिया को मारने की, तो वो वापस से क्या होगा, ग्रोथ करेगा और या तो वही वापस कर देगा अगर टॉन्सिलाइटिस थी तो, या फिर ब्लड में ट्रेवल करके दूसरी प्रॉब्लम कर देगा, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका साइन एंड सिम्टम होता है हीमेचूरिया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यही होता है इसके अंदर सबसे अलग। हीमेचूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर ब्लड का आना। स्टार शेप्ड या डिस्मॉर्फिक आरबीसी। अब ये क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये जो फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है, इनकी साइज़ बड़ी होने की वजह से वो यहाँ से फिर भी दब के निकलेगी, क्योंकि आरबीसी की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इन फेनेस्ट्रा से निकलने के लिए कि, तो यहाँ से दब के निकलेगी, तो वो बाइकॉनकेव शेप चेंज होकर स्टार लाइक शेप बन जाएगी। और उस वो जो शेप चेंज होगी उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्मॉर्फिक शेप बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा स्टार शेप्ड का क्या मतलब है हीमेचूर साइन एंड सिम्टम में। फिर आता है आरबीसी कास्ट इन यूरिन, क्लस्टर ऑफ आरबीसी। आरबीसी कास्ट इन यूरिन या फिर क्लस्टर ऑफ आरबीसी, इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये अपना क्या है, रीनल कॉर्पस्कल है। अब इसके आगे क्या होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स, जैसे इसके आगे आती है पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी। तो इस लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं थिन डिसेंडिंग एंड थिन असेंडिंग एंड हेयर पिन बैंड। अब क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड के वो आए मॉलिक्यूल्स आए, ब्लड आया, आरबीसी आई, तो वो आरबीसी क्या होगी, यहाँ पे आके अटक जाएगी। अब यहाँ पे आके अटक जाएगी तो उसका क्लस्टर बन जाएगा। क्लस्टर बनने से क्या होगा, अब यहाँ पे दूसरी सेल्स आएंगी, वो आके जुड़ जाएंगे और यहाँ पे एक बड़ा क्लस्टर बन जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे यूरिन या मोलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे खूब सारे आके, और फिर वो इसके फोर्स करेंगे आगे निकालने के लिए। फिर ये जो क्लस्टर यानी फिर ये जो यहाँ पे आरबीसी का झुंड, गुच्छा या समूह बन गया, ये क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ से आगे निकलेगा और आगे अपनी यूरिन में बाहर निकलेगा। तो ये जो गुच्छा है इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ आरबीसी। तो अपने को यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी कास्ट इन यूरिन, इसको कास्ट भी बोलते हैं या फिर क्लस्टर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। तो आरबीसी में क्या देखने को मिलेगा अपने को, कास्ट। फिर यूरिन में आरबीसी कास्ट देखने को मिलेगा। फिर इस ये ही मेचूरिया की वजह से, ब्लड के आने की वजह से अपने को यूरिन का कलर कैसे देखने को मिलेगा, डार्क कोका कलर देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम राइज होती है एन्यूरिया की। अब जब भी ब्लीडिंग होती है, अब ये ब्लीडिंग ही तो हो रही है अपनी यूरिन में से, क्या हो रहा है, और ब्लीडिंग ही हो रही है, ये जो यहाँ से फेनेस्ट्रा से आरबीसी बाहर आ रही है, ब्लीडिंग ही हो रही है। तो अब जब भी ब्लीडिंग होती है तो उस जगह प्लेटलेट्स आकर चिपकने लगती है। अब जैसे ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, इस फेनेस्ट्रा से हो रही है, तो यहाँ पे क्या आके चिपकने लग जाएगी, प्लेटलेट्स आके चिपकने लग जाएगी यहाँ पे। अब इस कंडीशन में क्या होगा,
यूरिन कम बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेनेस्ट्रा ही ब्लॉक हो गया, प्लेटलेट्स की वजह से यहाँ पूरा फेनेस्ट्रा ब्लॉक हो गया। फेनेस्ट्रा ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड आएगा कैसे? ब्लड नहीं आएगा तो यूरिन कैसे बनेगा? और क्या होगा? अल्टीमेटली इसका जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, या यहाँ यूरिन आउटपुट लगभग 100 ml हो जाएगा, 100 ml से भी कम हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन क्या? एन्यूरिया। फिर अगले साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। मेन साइन एंड सिम्टम तो यही है, सिर्फ ये तीन, जो इसको किससे अलग बनाते हैं, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को नेफ्रोटिक सिंड्रोम से अलग बनाते हैं, वो ये तीन सिम्टम्स ही है। हिमेचूरिया, आरबीसी कास्ट इन यूरिन, डार्क कोका कलर ऑफ यूरिन, या फिर एन्यूरिया। ये चौथा भी इसके अंदर ही आता है। फिर इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा? एजोटोमिया, या फिर इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, या फिर इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड, या फिर इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल। जब किडनी के फिल्टर सही से काम नहीं करते हैं तो ब्लड में मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, बन और क्रिएटिनिन फिल्टर होकर बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस बिल्डअप जो ये जमाव हो गया है, तो इसको इस वजह से क्या होगा? एजोटोमिया कहते हैं इसको। मतलब इस वजह से क्या होगा? ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एजोटोमिया। फिर होता है इसके अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग। जब बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ गए, जैसे यूरिया एंड क्रिएटिनिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये टॉक्सिन्स ब्लड के जरिए ब्रेन और स्टमच को अफेक्ट करते हैं, जिससे जी मचलाना और उल्टी होना ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इससे क्या होता है? जैसे नोजिया, वोमिटिंग। के अंदर डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओसी का मतलब है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाई वेस्ट बिल्डअप और सीवियर हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन की फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। इससे इंसान को ध्यान लगाने में दिक्कत या बेहोशी जैसे लक्षण आ सकते हैं, जैसे एक जगह पे फोकस नहीं कर पाएगा, वीकनेस फील होगी, चक्कर आना, ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या होगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस गिर जाएगा। दूसरा, चांस ऑफ इंजरी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब किडनी फिल्टर्स ख़राब होते हैं तो बॉडी में टॉक्सिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, जिससे मसल्स में वीकनेस या ब्रेन में कन्फ्यूज़न होती है। इस वजह से गिरने से, चोट लगने से गिरने जैसे अपन गिर जाएंगे तो चोट लगने का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी इंजरी ज़्यादा होगी। फिर अगला इसमें देखने को मिलेगा अपने को एनीमिया। किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसे इरेथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो आरबीसी खून की कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी डैमेज होने से ये हार्मोन क्या हो जाता है? कम बनने लग जाता है, जिससे खून की कमी हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं अपन। फिर आता है लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब थकान या आलस। अब बॉडी में टॉक्सिन्स, यूरिया का जमा होना और आरबीसी की कमी, एनीमिया, दोनों ही इंसान को बहुत थका हुआ महसूस कराते हैं। तो क्या देखने को मिलता है अपने को? लिथार्जिक। फिर है पेलर, मतलब पेलनेस यानी पीलापन। एनीमिया खून की कमी की वजह से चेहरा और शरीर पीला दिखने लग जाएगा, मतलब लाइट येलोविश दिखने लग जाएगा। फिर आता है इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें क्या होगा? सांस फूलना। किडनी जब एक्स्ट्रा फ्लूइड पानी फिल्टर नहीं कर पाती है तो वो फ्लूइड लंग्स में जमा होने लगता है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उससे क्या देखने को मिलेगा अपने को? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर आता है फीवर और चिल्स। अब इसमें क्या होगा? बुखार और ठंड लगने लग जाएंगे। ये सिम्टम्स दिखते हैं कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन चल रहा है, जिससे कि स्ट्रेफ इन्फेक्शन, जो अक्सर इस बीमारी का मुख्य मुख्य कारण होता है। फिर इसमें देखने को मिलेगा अपने को फ्लैंक पेन। कमर कमर या फिर साइड में, कमर के अपने बगल में दर्द होता है कमर पे। किडनी के ऊपर वाले हिस्से में इन्फ्लामेशन होने की वजह से कमर के नीचे या साइड प्लैंक एरिया में दर्द महसूस करा सकता है। इसमें मेन साइन एंड सिम्टम्स तो यही है: हिमेचूरिया, आरबीसी कास्ट, डार्क कोका कलर एंड एन्यूरिया। फिर बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की। तो सब तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बात करेंगे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर जैसे डॉक्टर पेशेंट को पुराने इन्फेक्शन या फिर पुरानी बीमारियों के बारे में पूछता है, जैसे गले के इन्फेक्शन के बारे में पूछेगा, टोंसिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, इनके बारे में पूछता है। फिर करवाएंगे इसके अंदर यूरिन एनालिसिस या फिर यूरिन सीएस। यूरिन में प्रोटीन या ब्लड चेक किया जाता है। सीएस मतलब कल्चर एंड सेंसिटिविटी, से ये पता चलता है कि यूरिन में कौन सा बैक्टीरिया है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा।
तो यूरिन एनालिसिस का तो मतलब क्या हो गया कि ब्लड के अंदर क्या किया जाएगा, प्रोटीन को चेक किया जाएगा। CS का मतलब बैक्टीरिया और उसके ट्रीटमेंट का पता लगाया जाएगा। फिर आता है ब्लड कल्चर और स्पूटम कल्चर। इसके अंदर इन्फेक्शन के सोर्स का पता लगाने के लिए ब्लड और जैसे बलगम, स्पूटम जिसको बोलते हैं की जाँच, इस बलगम या फिर स्पूटम की जांच होती है। फिर आता है इसके अंदर RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल चेक किया जाता है ताकि किडनी की कंडीशन पता लगाया जा सके। फिर आती है इसमें CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को, इसमें एनीमिया और इंक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, देखा जाता है। TLC का बढ़ना इन्फेक्शन की निशानी है। अगर TLC इंक्रीज होगा इसका मतलब कोई भी इन्फेक्शन है ब्लड के अंदर। फिर आते हैं एक स्पेशल टेस्ट जिसका नाम है क्या, ASO टेस्ट। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए बहुत खास है। ASO मतलब एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टॉक्सिन, ASO टाइटर। इस टेस्ट का नाम होता है ASO टाइटर। अब टाइटर का मतलब क्या होता है, टाइटर का मतलब होता है एंटीबॉडी। अब ये क्या करता है, ये उन एंटीबॉडीज़ को चेक करता है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ बॉडी बनाती है। ये क्या होता है, ए बॉडी टेस्ट बाय विच डिटेक्ट द लेवल ऑफ एंटीबॉडी विच प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन और टॉक्सिन। इसमें एंटीबॉडी का लेवल चेक किया जाता है जो बनी है किसके खिलाफ, स्ट्रेप्टोलाइसिन और टॉक्सिन के खिलाफ। अब अगर इस टेस्ट का रिजल्ट मोर देन 200 यूनिट पर ml आए तो कैसा होगा, पॉजिटिव, रिएक्टिव या एक्टिव। बॉडी में अभी इन्फेक्शन है या हाल ही में इन्फेक्शन हुआ है इसका मतलब। अब लेस देन 200 यूनिट पर ml आए तो इसका मतलब है नेगेटिव, नॉन रिएक्टिव या फिर प्रीवियस एक्सपोजर। या तो इन्फेक्शन पुराना है या कोई और वजह है इन्फेक्शन होने की, इसका मतलब ये है। फिर इसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइट मैनेजमेंट की। तो डाइट इनटेक में क्या करेंगे, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड डिक्रीज सॉल्ट इनटेक। अब बॉडी के अंदर सूजन जिसको अपन एडिमा बोलते हैं और BP कंट्रोल करने के लिए पानी और नमक की अमाउंट कैसे कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो डिक्रीज फ्लूइड एंड इनटेक, फ्लूइड एंड सॉल्ट इनटेक। फिर अगला आता है डिक्रीज प्रोटीन इनटेक। अब क्या होता है, किडनी पर लोड कम करने के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन को कम कर देते हैं। क्योंकि अगर प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो किडनी में वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है, और ज़्यादा लोड आएगा तो रीनल फेलियर के चांस बढ़ सकते हैं। फिर इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज इनटेक एंड इंक्रीज आयरन सप्लीमेंट्स। अब इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इनटेक्स इसलिए क्योंकि एनर्जी के लिए कार्ब्स बढ़ाए जाते हैं ताकि बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ ना करे। इंक्रीज आयरन सप्लीमेंट्स, एनीमिया, खून की कमी को ठीक करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में अपने को एनीमिया देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए अपने को आयरन सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। फिर बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। इसमें क्या करेंगे, डेली वेट चेकअप। ये करना क्यों ज़रूरी है, रोज़ाना वज़न चेक करना ज़रूरी है ताकि पता चले कि बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड जमा हो रहा है। फिर करते हैं मॉनिटर वाइटल साइंस, BP, पल्स, लगातार नज़र रखनी चाहिए इसके ऊपर। प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, अपने को इंजरी या फिर इन्फेक्शन से बताना है। मरीज की इम्यूनिटी कम होती है और टॉक्सिन की वजह से कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए चोट और इन्फेक्शन से बचाना नर्सिंग की प्रायोरिटी है। फिर आते हैं प्रोवाइड स्किन केयर। प्रोवाइड स्किन केयर, सूजन की वजह से भी स्किन नाजुक हो जाती है, इसलिए बेड्स और इन स्किन इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्किन केयर ज़रूरी होती है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे इन केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। अगर बीमारी का कारण कौन है, ऑटो इम्यूनिटी, तो ये अपन क्या देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। फिर क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। फिर देंगे डायूरेटिक्स या फिर एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये क्यों देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव या फिर डायूरेटिक्स एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने के लिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अपन क्या देंगे इसमें, डायूरेटिक, जिससे क्या होगा, यूरिन के अंदर फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। फिर इसके अंदर देंगे अपन क्या, फिर देंगे इसको एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इसलिए दी जाती है क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट के अंदर फ्लैंक पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए कौन सी टेबलेट दी जाती है, एनाल्जेसिक। फिर दी जाती है इसमें एंटीपायरेटिक। ये क्यों दी जाती है, ये यहाँ पे एंटीस्पायरेटिक नहीं है, ये है
एंटी पायरेटिक ये दी जाती है पेशेंट के अंदर, जैसे फीवर या फिर चिल्स जैसी कंडीशन रहे, तेज फीवर रहे, उसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दी जाती है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलते हैं अपने को। अब सबसे पहले जो कंडीशन देखी जाती है वो रीनल फेल्योर की देखी जाती है। अगर इन्फ्लामेशन कंट्रोल नहीं हुई तो नेफ्रॉन्स हमेशा के लिए डेड हो सकते हैं, रीनल फेल्योर की कंडीशन में जा सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, रीनल फेल्योर। दूसरा हार्ट फेलियर, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से दिल पर पंप करने का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से क्या देखने को मिल सकता है, हार्ट फेल्योर। फिर देखने को मिलता है अपने को पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में फ्लूइड बढ़ने से ऑक्सीजन एक्सचेंज रुक जाती है, जिस तो ये कैसी कंडीशन है अपने लिए, एक जानलेवा कंडीशन है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक होता है कंप्लीट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले की वीडियो आपको यहाँ प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है रीनल सिस्टम के नाम से, आप वहाँ पे जाके पूरे रीनल सिस्टम की डिजीजेस, पूरी नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, किडनी स्ट्रक्चर, वो सब देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।